मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ आरएल सहरिया गवर्नमेंट PG कॉलेज काला डेरा, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, EFM पेपर सेकंड, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इंडियन बैंकिंग एंड फिनेंशियल सिस्टम, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था, बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था में मैंने प्रिय विद्यार्थियों पहले आपको बैंक एवं बैंक की परिभाषा एवं उसके कार्य और उसके महत्व पर प्रकाश डाला था। अब मैं नेक्स्ट आगे कि बैंकों के द्वारा साख का सृजन किस प्रकार से किया जाता है। क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक्स की बैंक हैं वो साख का सृजन कैसे करते हैं। बैंक के कार्यों में मैंने आपको बताया था कि बैंक का जो प्रमुख प्राथमिक और मुख्य कार्य होता है, पहला कार्य निक्षेपों के रूप में जमाएं स्वीकार करना और दूसरा धन उधार देना। तो बैंक का दूसरा कार्य धन उधार देना है, तो वो साख का सृजन करता है और साख का सृजन करके धन उधार देता है। हर बैंक को नोट छापने का अधिकार नहीं होता है। नोट छापने का अधिकार केवल RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो नोटों का निर्गमन करता है। बाकी अन्य सभी बैंक, चाहे वो वाणिज्यिक बैंक हैं, व्यापारिक बैंक हैं, औद्योगिक बैंक हैं, निजी बैंक हैं या अन्य किसी प्रकार के बैंक हैं, उनको नोट निर्गमन करने का अधिकार नहीं है। हाँ, वो साख का सृजन करते हैं और साख का सृजन वो बैंक में जो जमा धन होता है, जमाओं के रूप में जो धन बैंक प्राप्त करता है और फिर RBI CRR नगद कोष अनुपात SLR सोल्वेंसी लिक्विडिटी रेशियो तय करता है। उस CRR के आधार पर बैंक साख का सृजन करते हैं। तो बैंकों के द्वारा साख सृजन के बारे में आगे मैं विस्तृत जानकारी आपको प्रदान कर रहा हूं। प्रोफेसर हाम ने कहा है कि साख जमाओं से ही साख का निर्माण होता है, इसलिए बैंक जितनी अधिक बार ऋण देंगे उतनी ही अधिक साख का निर्माण होगा। प्रोफेसर किन्स ने कहा है कि ऋण जमा की संतान है। प्रोफेसर जेम किन्स का दूसरा नाम जेम केन्स भी है, जिन्होंने बहुत ही अच्छा कोटेशन दिया है कि ऋण जमा की संतान है, कि जो ऋण है वो जमाओं के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं और जमा ऋण की संतान है। दोनों एक दूसरे का सृजन करते हैं। इसी तरह प्रोफेसर मेयर्स ने लिखा है कि बैंक केवल मुद्रा के व्यापारी ही नहीं होते हैं, अर्थात ये द्रव्य के निर्माता भी होते हैं। इन कथनों से स्पष्ट है कि बैंक साख का सृजन करते हैं और व्युत्पन्न जमाओं द्वारा अधिक साख का सृजन होता है। बैंकों द्वारा व्युत्पन्न जमाओं को स्पष्ट रूप से समझने के लिए ये कहा जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति बैंक में नगद जमा करवाता है उसे प्रत्यक्ष जमा कहते हैं। जब कोई व्यक्ति बैंक से ऋण लेता है तो बैंक अपने पास नगद जमा का एक निश्चित भाग रखकर शेष राशि ऋण के रूप में उस व्यक्ति के खाते में जमा कर देता है, जो एक अर्थ में ऋण है। तो दूसरे अर्थ में बैंक के पास जमाओं में वृद्धि, इस प्रकार की जमाओं का व्युत्पन्न जमा कहते हैं। इस व्युत्पन्न का कुछ प्रतिशत भाग नगद रखकर बैंक पुनः ऋण देता है और उसी प्रकार ऋणी के खाते में जमा कर देता है, जो ऋण व जमा दोनों है। इस प्रकार ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि व्युत्पन्न जमा की राशि शून्य नहीं हो जाए। आधुनिक युग साख का युग है। हमारी आर्थिक प्रणाली साख पर ही आधारित है। साख के महत्व के बारे में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने
प्रोफेसर जे.एस. मील लिखते हैं कि यदि समाज में साख मुद्रा का प्रचलन हुआ होता तो अधिकांश पूंजी ऐसे व्यक्तियों के पास रहती जो कि उनका विनियोग करने की क्षमता नहीं रखते और ये पूंजी व्यर्थ ही रहती। ब्याज पर उधारकर्ताओं को पूंजी उधार दिए जाने के परिणाम स्वरूप इसका उत्पादक उपयोग किया जाता है। इसी तरह प्रोफेसर डेनियल बेल्स्टर ने भी साख को विश्व के लिए बहुत उपयोगी बताते हुए लिखा है कि साख ने संसार को धनी एवं समृद्धशाली बनाने में विश्व की समस्त खानों में से 1000 गुना अधिक काम किया है। साख के कारण ही व्यवसाय एवं उद्योग का विकास हुआ है। इससे उत्पादन रोजगार में वृद्धि हुई है। साख ने ही व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अधिक उन्नति के अवसर एवं सहायता प्रदान की है। साख के महत्व को इनसे प्राप्त होने वाले लाभों का अध्ययन करके देखा जा सकता है। अतः साख सृजन के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों, विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए मतों के आधार पर कि साख आधुनिक जो अर्थव्यवस्था है उसका एक आधार स्तंभ है। आधुनिक जो अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनमें औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं उनका निर्माण हुआ है, उनमें बैंकों के द्वारा जो साख सृजित की गई है उसका महत्वपूर्ण योगदान है। अब मैं आगे साख के लाभों पर प्रकाश डालूंगा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को साख से क्या लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे पहला है वस्तुओं को प्रोत्साहन। साख से वस्तुओं को प्रोत्साहन होता है। जनता में वस्तुओं का एकत्रीकरण होता है। लोग जब वस्तुओं के रूप में बैंक में धन जमा कराते हैं तो उस जमा धन के अनुपात में ही बैंक साख का सृजन करते हैं। तो जब साख व्यवस्था का प्रचलन होता है तो बैंक आकर्षक ब्याज दर का ऑफर जनता को प्रदान करते हैं और जनता उस आकर्षक ब्याज दर को देखकर अपना धन जमाओं के रूप में बैंक में जमा करते हैं। अतः सबसे पहला है कि साख के द्वारा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वस्तुओं को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। दूसरा है भुगतानों में सरलता। भुगतान जो पेमेंट्स है, आजकल जो भुगतान की पद्धति है, बैंक आजकल ऑनलाइन पेमेंट होता है, सीधे खाते में जमा हो जाता है, इसलिए भुगतान में सरलता प्राप्त होती है। पेमेंट बैंक अपने ग्राहकों को भुगतान करने की अच्छी सुविधाएं प्रदान करता है। थर्ड है पूंजी की उत्पादन शक्ति में वृद्धि। साख का थर्ड लाभ है पूंजी की उत्पादन शक्ति। पूंजी उत्पादक होता है क्योंकि पूंजी के द्वारा ही अर्थव्यवस्था में या किसी देश में विनियोग होता है। विनियोग से ही उत्पादन होता है। उत्पादन से ही नए व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होते हैं और जब नए व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होते हैं तो उनके जीवन स्तर में वृद्धि होती है। उनके जीवन स्तर में वृद्धि होती है तो वो बचत की तरफ आकर्षित होते हैं और देश में आर्थिक विकास होता है, आर्थिक कल्याण होता है और आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है और राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों में वृद्धि होती है। फोर्थ है उपभोग में वृद्धि। साख व्यवस्था से उपभोग में वृद्धि होती है कि लोगों के पास धन है वो पहुंचता है और जिससे लोग अधिक मांग करते हैं और अधिक मांग करते हैं तो बाजार में वस्तुओं और सेवाओं का अधिक क्रय विक्रय होता है तो उपभोग में वृद्धि होती है। पांचवा है व्यापारिक उन्नति। साख से व्यावसायिक उन्नति तीव्र गति से बढ़ती है। बैंकों के द्वारा साख सृजन करने से आज पूरे विश्व में व्यापार और उद्योग और व्यापार अपने चरम सीमा पे पहुंच गए हैं। छठा है बहुमूल्य धातुओं की बचत। साख व्यवस्था से बहुमूल्य धातुओं की बचत होती है कि पहले सोने और चांदी के सिक्के बनाए जाते थे और स्वर्ण और रजत के जब से पत्र मुद्रा मान आया है तो साख मुद्रा के द्वारा इस प्रकार के धातुओं की बचत होती है कि उनके सिक्के नहीं डाले जाते हैं, उनके रुपये नहीं बनाए जाते हैं और कागज की मुद्रा ही या साख मुद्रा के द्वारा ही अधिक मुद्रा का सृजन किया जाता है। सेवंथ है कीमत में स्थिरता लाना।
साख मुद्रा के द्वारा कीमत में भी स्थिरता लाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकास में सहायक। साख मुद्रा किसी भी देश में आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करता है। ये इस प्रकार के सभी पूंजी निर्माण, विनियोग, ये सब होते हैं तो उस देश में आर्थिक विकास तीव्र गति से बढ़ता है। और नेक्स्ट है उत्पत्ति के साधनों का अधिकतम उपयोग। साख के द्वारा उस देश के जो उत्पादन के साधन होते हैं उनका अधिकतम और अनुकूलतम उपयोग किया जाता है। और लास्ट है 10वां, मुद्रा प्रणाली में लोच। कि साख के द्वारा उस देश की मुद्रा प्रणाली में लोचता प्रदान की जाती है। धन्यवाद।